गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम अपना बीएससी बीएड फर्स्ट ईयर का टॉपिक पढ़ेंगे केंद्रिका। तो देखो, कल हमने केंद्रक की संरचना के बारे में पढ़ा था। तो केंद्रक क्या है, मुख्यतः चार प्रकार की संरचनाओं से मिलकर बना था। कौन कौन से? केंद्रक झिल्ली, केंद्रक द्रव्य, क्रोमेटिन पदार्थ या गुणसूत्र, और चौथा था केंद्रिका, जिसमें से हमने केंद्रक झिल्ली, केंद्रक द्रव्य और क्रोमेटिन पदार्थ के बारे में पिछले लेक्चर में पढ़ लिया था। तो आज आपका केंद्रक का लास्ट टॉपिक बचा है, जो कि है केंद्रिका। इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले केंद्रिका जो थी उसकी खोज किसने की थी? तो केंद्रिका की खोज की थी फोंटाना नामक वैज्ञानिक ने, और इसे नाम दिया था बोमेन ने, ठीक है। तो केंद्रिका की खोज की फोंटाना ने और नाम दिया बोमेन ने, ठीक है। अब की केंद्रिका होती क्या है? तो केंद्रिका क्या है, केंद्रक में या तो एक केंद्रिका पाई जा सकती है या फिर क्या है, एक से ज्यादा केंद्रिका पाई जा सकती है। तो ये क्या होती है, एक या फिर अधिक गोलाकार या फिर अंडाकार भी हो सकती है, सघन और कोलाइडी संरचना होती है, ठीक है। तो देखो, एक केंद्र के अंदर या तो एक केंद्रिका पाई जाएगी, मतलब ज्यादातर जो केंद्रक होते हैं उनमें एक ही केंद्रिका पाई जाती है, और लेकिन जो अलग अलग कोशिकाएं होती है उनके केंद्रक में क्या है, केंद्रिका की संख्या अलग अलग होती है। तो एक या फिर अधिक केंद्रिकाएं, सॉरी, एक या अधिक संरचना कैसी, गोलाकार संरचना, वो सघन होगी और क्या होगी, कोलाइडल प्रकृति की होगी, और क्या होगी, अम्लीय प्रकृति होगी, अम्लीय प्रकृति की होगी, ठीक है। तो इस प्रकार की जो संरचना केंद्रक के अंदर मिलेगी उसको हम बोलेंगे केंद्रिका या फिर न्यूक्लियोलस, ठीक है। इंग्लिश में न्यूक्लियोलस या फिर केंद्रिका, ठीक है। अब देखो, जो केंद्रिका होती है वो अंतरावस्था, जो कोशिका विभाजन की अंतरावस्था होती है, मतलब कि जिस अवस्था में कोशिका खुद को विभाजन के लिए तैयार करती है, तो जो केंद्रिका होती है वो अंतरावस्था में स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, ठीक है। फिर अंतरावस्था के बाद जब प्रोफेज अवस्था आती है, तो क्या है, जो केंद्रिका होती है वो गुणसूत्रों के निर्माण में सहायक होती है और लुप्त हो जाती है प्रोफेज अवस्था में। उसके बाद में जब कोशिका विभाजन की लास्ट अवस्था आएगी, जो कि है टेलोफेज, तो टेलोफेज में ये क्या है, फिर से प्रकट हो जाती है। सबसे पहले अंतरावस्था में दिखाई देती है स्पष्ट रूप से, उसके बाद जब प्रोफेज अवस्था आएगी तो ये जो संरचना है केंद्रिका वो विलुप्त हो जाती है। उसके बाद जब टेलोफेज अवस्था आती है, कोशिका विभाजन की लास्ट फेज, तो उसमें क्या है, ये फिर से दिखाई देने लगती है। और ये जो चक्कर चलता है, इस चक्कर को हम बोलते हैं केंद्रकीय चक्कर, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, केंद्रकीय चक्कर। अब देखो कि जो केंद्रिका होती है वो क्या होती है, गुणसूत्रों से संलग्न रहती है, मतलब कि जो केंद्रक में क्रोमेटिन पदार्थ पाया जाता है उनसे जुड़ी हुई पाई जाती है, उनसे संलग्न पाई जाती है। तो मनुष्य का जो 13वां, 14वां, 15वां, 21वां और जो 22वां गुणसूत्र होता है, उसके द्वारा क्या है, केंद्रिका का निर्माण होता है, ठीक है। कौन कौन सा? स्पेशली मनुष्य में 13, 14, 15, 21 और 22वां गुणसूत्र जो होता है, उनके निर्माण में कौन सहायक होता है, केंद्रिका। या फिर जो ये जो गुणसूत्र है, इनसे क्या बनता है, इनसे निर्माण होता है केंद्रिका का, ठीक है। अब देखो कि हमें पता है कि जो हमारी सेल्स होती है वो क्या होती है, प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करती है, ठीक है। और प्रोटीन संश्लेषण के ही अंदर क्या पाए जाते हैं, न्यूक्लिक अम्ल, ठीक है। और जो सॉरी, न्यूक्लिक अम्ल नहीं, अमीनो अम्ल। और जो प्रोटीन्स होते हैं वो ही क्या करते हैं, हमारी जो बॉडी की स्ट्रक्चर है उसका निर्धारण करते हैं, मतलब कि हमारी हाइट कितनी होगी, हमारे बालों का कलर, हमारी आंखों का कलर, हमारी स्किन का कलर, वो सब कैसे होगा, तो वो सब कौन डिसाइड करता है, प्रोटीन। तो जो प्रत्येक कोशिका जीवों के शरीर में पाई जाती है वो क्या है, प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करती है। और जो कोशिकाएं प्रोटीन संश्लेषण में कम हिस्सेदारी लेते हैं, जिन कोशिकाओं में प्रोटीन संश्लेषण कम होता है, उनमें क्या है, केंद्रिकाओं की संख्या भी कम होगी। तो ऐसी कोशिकाएं कौन सी है, जैसे कि जो हमारी मसल सेल्स है, या फिर जो मेल है उनका जो स्पर्म या फिर शुक्राणु होता है, तो ऐसी कोशिकाएं क्या करती है, प्रोटीन संश्लेषण कम मात्रा में करती है, मतलब कि कम मात्रा में प्रोटीन का संश्लेषण करती है, तो उनमें केंद्रिकाओं की संख्या भी कम पाई जाएगी। और ऐसी सेल्स कौन सी है, मसल सेल्स और मेल्स का स्पर्म। उसके बाद में कि जो कोशिकाएं प्रोटीन संश्लेषण का कार्य ज्यादा करेगी या ज्यादा प्रोटीन का संश्लेषण करेगी, उनमें क्या होगा, जो केंद्रिकाओं की संख्या है वो ज्यादा पाई जाएगी, ठीक है।
और ऐसी कौन सी कोशिकाएं होगी, एक हो गया ओवम मतलब कि अंडाणु, और दूसरा हो गया न्यूरॉन्स या फिर जो हमारी तंत्रिका कोशिकाएं होती है वो। ठीक है, तो बेसिकली कोशिका का काम होता है प्रोटीन संश्लेषण करना। ठीक है, तो जो कोशिकाएं ज्यादा प्रोटीन संश्लेषण करेगी उनमें केंद्रिकाएं ज्यादा पाई जाएगी, और जो कोशिकाएं कम प्रोटीन संश्लेषण करेगी उनमें केंद्रिकाएं कम पाई जाएगी। ठीक है, ये है बेसिक सा फंडा। अब है कि जो हमारी केंद्रिकाएं हैं या फिर जो भी कोशिका में जो केंद्रक पाया जाता है उसमें जो केंद्रिका पाई जाती है उसमें क्या है, बहुत सारे राइबोसोम्स पाए जाते हैं। ठीक है, और वो राइबोसोम्स क्या है, अपनी उप इकाइयों के अंदर विभक्त होते हैं। तो केंद्रिका में राइबोसोम की कौन कौन सी उप इकाई पाई जाती है, 18S, 28S और 5.8S। ठीक है, ये क्या है, राइबोसोम्स की उप इकाइयां हैं। ठीक है, तो जैसे कि हमें पता है कि जो राइबोसोम होता है वो दो इकाइयों में पाया जाता है, या तो 70S राइबोसोम पाया जाएगा या फिर 80S राइबोसोम पाया जाएगा। और जो 70S और 80S है वो भी क्या है, बाद में उप इकाइयों के अंदर विभक्त होते हैं, जिनमें से जो केंद्रिका है उसमें कौन कौन से 18S, 28S और 5.8S राइबोसोम्स की उप इकाइयां पाई जाती है। उसके बाद में जो केंद्रिका है उसकी संरचना को भी क्या है, दो पार्ट में बांटा गया है। ठीक है, तो सबसे पहले सबसे बाहरी उसका परिधीय क्षेत्र, ठीक है, और परिधीय क्षेत्र के बाद में उसका आंतरिक क्षेत्र, दूसरा होगा उसका आंतरिक क्षेत्र या फिर मध्य का भाग। अब देखो जो परिधीय क्षेत्र होगा वो क्या है, कणिकीय भाग होता है, मतलब कि उस भाग में क्या है, बहुत सारी कणिकाएं पाई जाती है। ठीक है, जो केंद्रिका का परिधीय क्षेत्र होगा मतलब कि जो केंद्रिका की परिधि बनाएगा। ठीक है, इस प्रकार ये हो गई केंद्रिका, इसकी जो ये परिधि बनाएंगे। तो ये जो बाहर की लेयर हो गई ये क्या होती है, इसका परिधीय क्षेत्र या फिर कणिकीय क्षेत्र होती है, क्योंकि इस पे क्या है, बहुत सारे राइबोसोम्स पाए जाते हैं या बहुत सारे छोटे छोटे कण चिपके रहते हैं इसकी परिधि पे, इसलिए इस क्षेत्र को हम कणिकीय क्षेत्र भी कहते हैं। अब इस क्षेत्र का व्यास कितना होता है, तो इसका व्यास होता है 150 से लेके 200 एंगस्ट्रॉम तक। ठीक है, जो केंद्रिका का परिधीय क्षेत्र होगा या फिर जो केंद्रिका की परिधि होगी उसका व्यास कितना होगा, 150 से लेके 200 एंगस्ट्रॉम तक। और इस क्षेत्र को हम पार्स ग्रेनुलोसा भी बोलते हैं। जो केंद्रिका का परिधीय क्षेत्र या जो बाहर की परिधि होती है उसको हम पार्स ग्रेनुलोसा भी बोलेंगे। ये हो गया केंद्रिका की संरचना का एक पार्ट। अब दूसरा पार्ट आएगा कि इस परिधि के अंदर जो ये खाली स्पेस है या फिर जो इसका आंतरिक भाग या फिर मध्य भाग है, दूसरा पार्ट होगा ये। तो ये जो भाग होता है वो क्या होता है, रेशेदार होता है। जो बाहर का या परिधि का भाग होगा वो क्या है, कणिका में है, मतलब इस पे क्या है, बहुत सारे ऐसे कण या फिर राइबोसोम लगे हुए होंगे। ठीक है, और जो अंदर का भाग होगा उसमें क्या है, बहुत सारे रेशेदार प्रोटीन्स पाए जाते हैं। ठीक है, इसलिए ये जो मध्य का भाग होगा केंद्रिका का, इसको हम रेशेदार भाग भी बोल सकते हैं, या फिर इसको क्या बोलेंगे, पार्स फाइब्रोसा, क्योंकि फाइबर्स पाए जाते हैं और इसमें कण पाए जाते थे, इसीलिए इसको ग्रेनुलोसा मतलब पार्स ग्रेनुलोसा, और फाइबर्स पाए जाने के कारण इसको बोलेंगे पार्स फाइब्रोसा। ठीक है, तो रेशेदार भाग जो कि परिधि के अंदर का भाग होगा, क्योंकि इसमें प्रोटीन के बहुत सारे रेशे पाए जाते हैं, इसीलिए इसको हम बोलेंगे रेशेदार भाग या फिर पार्स फाइब्रोसा। अब इसमें जो प्रोटीन के रेशे होते हैं वो 50 एंगस्ट्रॉम से लेके 80 एंगस्ट्रॉम तक लंबे होते हैं, और उनका व्यास कितना होगा, 80 से लेकर 100 एंगस्ट्रॉम व्यास तक। तो केंद्रिका की संरचना को दो पार्ट में बांटा गया है। पहला परिधीय पार्ट, तो जो परिधीय पार्ट है उस पे क्या है, बहुत सारे मतलब जो केंद्रिका की परिधि होगी उस पे क्या है, बहुत सारे कण या फिर राइबोसोम्स चिपके रहते हैं, इसीलिए उस भाग को हम कणिकीय भाग भी कहते हैं। और कणिका को इंग्लिश में बोलते हैं ग्रेन्यूल्स, तो इस भाग को हम पार्स ग्रेनुलोसा भी बोलते हैं। और इस भाग का जो व्यास होगा वो कितना होगा, 150 से लेके 200 एंगस्ट्रॉम तक। उसके बाद दूसरा पार्ट आता है जो भाग परिधि के अंदर पाया जाएगा, जो मध्य भाग होगा उसका। ठीक है, इस भाग को हम रेशेदार पार्ट बोलते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें क्या है, बहुत सारे प्रोटीन्स के रेशे पाए जाते हैं, और रेशो को इंग्लिश में बोलते हैं फाइबर, इसलिए इस भाग को हम पार्स फाइब्रोसा भी बोलते हैं। ठीक है, अब जो प्रोटीन के रेशे इस भाग के अंदर पाए जाते हैं उनकी जो लंबाई होती है वो होती है 50 से लेके 80 एंगस्ट्रॉम तक, और उनका व्यास होगा 80 से लेकर 100 एंगस्ट्रॉम तक लंबे होंगे। ये हो गई केंद्रिका की बाह्य संरचना या फिर उसकी केंद्रिका की संरचना। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे केंद्रिका का रासायनिक संगठन, की केंद्रिका के अंदर कौन कौन से तत्व या फिर कौन कौन से पदार्थ पाए जाते हैं। ठीक है, तो देखो
केंद्रिका के अंदर अभी हमने पढ़ लिया प्रोटीन्स पाए जाएंगे, आरएनए पाया जाएगा, डीएनए पाया जाएगा, राइबोसोम्स पाए जाएंगे और बहुत सारे एंजाइम्स भी पाए जाते हैं। तो देखो इनका परसेंटेज देख लेते हैं कि ये कितने कितने पाए जाएंगे। तो जो केंद्रिका का रासायनिक संगठन है उसमें जो प्रोटीन्स पाया जाता है वो कितना होता है 86%। ठीक है, 86% प्रोटीन, 11% आरएनए और 5% डीएनए पाया जाता है। और जो केंद्रिका होती है और केंद्रिका के अंदर का जो पार्ट होता है वो क्या होता है अम्लीय प्रकृति का होता है। ठीक है, अम्लीय प्रकृति का होगा और इसमें कैल्शियम आयंस भी पाए जाते हैं। साथ ही साथ जो कुछ एंजाइम्स भी पाए जाते हैं जो कि प्रोटीन प्रकृति के होते हैं। ठीक है, ये हो गया केंद्रिका का रासायनिक संगठन। उसके बाद आते हैं केंद्रिका के प्रकार। तो देखो केंद्रिका को कि जिस अभिरंजकों के आधार पर 3 पार्ट में बांटा गया, मतलब कि वो किस अभिरंजक से किस कलर की बनती है, इस आधार पर केंद्रिका को 3 पार्ट में बांटा गया है। कौन कौन सी? पहले है प्लाज्मासोम्स, दूसरा कैरियोसोम्स और तीसरा है उभय केंद्रिका। तो देखो सबसे पहले पढ़ते हैं प्लाज्मासोम्स के बारे में। तो जो प्लाज्मासोम्स है वो क्या होते हैं? जो अम्लीय अभिरंजन होंगे। ठीक है, तो जो प्लाज्मासोम्स केंद्रिकाएं होंगी वो अम्लीय अभिरंजकों से अभिरंजित होगी। और अम्लीय अभिरंजकों में भी कौन सा? जो इयोसिन होता है। ठीक है, अम्लीय अभिरंजक उनमें भी कौन सा? इयोसिन से क्या होगी? जो प्लाज्मासोम्स है वो अभिरंजित होगी, मतलब कि उनको उनसे कलर दिया जा सकता है। उसके बाद में कि जो ये प्लाज्मासोम्स केंद्रिकाएं होती हैं उनका जो परिधीय भाग होगा, ठीक है, ये जो बाहर वाला भाग होता है ये क्या होता है? पारदर्शी होता है। ठीक है, हम इसके आर पार देख सकते हैं और इस परिधीय भाग को हम बोलेंगे हेलो। ठीक है, और जो इसका अंदर का भाग होगा, मतलब कि जो परिधि के अंदर जो पदार्थ भरा होगा वो क्या होता है? सघन होता है। सघन मतलब कि बहुत ज्यादा गाढ़ा पदार्थ होता है। ठीक है, उसके बाद दूसरा टाइप आता है कैरियोसोम्स। तो जो कैरियोसोम्स है वो होते हैं क्षारीय अभिरंजकों द्वारा अभिरंजित, मतलब कि इनको डाई करने के लिए हमें क्षारीय अभिरंजकों की आवश्यकता होती है। क्षारीय अभिरंजकों में भी कौन सा? हीमोटॉक्सिलिन। कौन सा? हीमोटॉक्सिलिन। ठीक है, अब देखो कि जो कैरियोसोम्स होते हैं वो क्या करते हैं कि जब सेल डिवीजन या फिर कोशिका विभाजन होता है उस समय गुणसूत्र निर्माण से ये संबंधित होते हैं। क्योंकि हमने पढ़ा कि जो केंद्रिका होती है केंद्रिका और क्रोमेटिन पदार्थ दोनों केंद्र के अंदर पाए जाते हैं और ये दोनों क्या होते हैं? एक दूसरे से संबंधित होते हैं या फिर एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। तो जो केंद्रिका होती है वो क्या करती है? जब कोशिका विभाजन के समय गुणसूत्रों का निर्माण होता है क्रोमेटिन पदार्थ से, तो उसमें ये सहायता करती है। तो ज्यादातर जो कैरियोसोम्स केंद्रिकाएं होती है वो इस प्रक्रिया में सहायक होती है। इसी कारण जो कैरियोसोम्स हैं उनको हम या क्रोमेटिन केंद्रिका भी बोलेंगे या फिर हम इनको ओगटा भी बोलते हैं। ठीक है, इनका एक नाम है क्रोमेटिन केंद्रिका और दूसरा नाम है ओगटा। किसका? कैरियोसोम्स का। उसके बाद में केंद्रिका का तीसरा टाइप आता है उभय केंद्रिका। तो उभय केंद्रिका में क्या होता है कि जो प्लाज्मोसोम्स होते हैं और जो कैरियोसोम्स होते हैं वो दोनों प्रकार की केंद्रिकाएं पाई जाती है। तो जो मोलस्का संघ के प्राणी होते हैं और जो एनेलिडा संघ के प्राणी होंगे। ठीक है, मोलस्का में कौन से आ जाएंगे? जो कि समुद्र में रहेंगे, जैसे कि सिप्पी हो गई, ठीक है, या फिर पाइला वगैरह हो गए, वो आ जाएंगे मोलस्का में। और एनेलिडा में आ जाएंगे जैसे कि नैरिस या फिर जोंक वगैरह। ठीक है, तो जो मोलस्का संघ के प्राणी हैं और जो एनेलिडा संघ के प्राणी हैं इन संघों के प्राणी जब अंडे देते हैं तो उनके अंडों में क्या होता है कि जो प्लाज्मोसोम्स केंद्रिका है और जो कैरियोसोम्स केंद्रिका ये दोनों पाई जाती है और इन दोनों केंद्रिकाओं को सम्मिलित रूप से हम बोलेंगे उभय केंद्रिका, क्योंकि इसमें दोनों केंद्रिका पाई जाएगी, प्लाज्मोसोम्स और कैरियोसोम्स। ये हो गए आपके केंद्रिका के टाइप। तो 3 टाइप पढ़ लिए। प्लाज्मोसोम्स जो कि अम्लीय अभिरंजकों से अभिरंजित होती है, अम्लीय कौन से? इयोसिन। दूसरी कैरियोसोम्स जो कि क्षारीय अभिरंजकों से अभिरंजित होती है, वो भी कौन से? हीमोटॉक्सिलिन। और तीसरी उभय केंद्रिका जिसमें कैरियोसोम्स और प्लाज्मोसोम्स दोनों सम्मिलित रूप से पाए जाते हैं। उसके बाद लास्ट टॉपिक है कि जो केंद्रिका है उसके कार्य क्या क्या होते हैं। तो देखो सबसे पहला इसका कार्य है प्रोटीन संश्लेषण करना। तो हमें पता है कि केंद्रिका के अंदर क्या है? आरआरएनए पाया जाता है। ठीक है, और आरआरएनए क्या करता है? प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होता है। सबसे पहले देखो डीएनए से बनता है
mRNA, ठीक है, जो कि क्या होता है अनुलेखन, और फिर mRNA से होता है प्रोटीन का निर्माण, जो कि होता है अनुवादन की प्रक्रिया द्वारा। तो जो केंद्रिका होती है वो क्या करती है, rRNA द्वारा प्रोटीन का निर्माण करती है, ठीक है। और आप सबको पता है कि प्रोटीन हमारी बॉडी के लिए कितना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हमारी बॉडी के जितने भी लक्षण है या फिर जो भी हमारी बाह्य करती है वो सब कौन डिसाइड करते हैं, प्रोटीन्स, ठीक है। दूसरा पार्ट होता है समसूत्री विभाजन में सहायक, ठीक है। तो जो केंद्रिका होती है वो समसूत्री विभाजन में भी सहायक होती है। तो देखो क्या होता है कि जब जो कीट वगैरह होते हैं, जब उनमें समसूत्री विभाजन होता है तो उनमें क्या है, दो केंद्रिकाएं पाई जाती है एक केंद्रक के अंदर। तो ये जो केंद्रिकाएं जो कीटों में पाई जाती है वो क्या करती है, कोशिका समसूत्री विभाजन के टाइम तरकु तंतुओं का निर्माण करती है, इसलिए जो केंद्रिकाएं हैं वो कीटों में समसूत्री विभाजन में भी सहायक होती है। तीसरा इसका काम है गुणसूत्र निर्माण में। तो केंद्रक के अंदर क्रोमेटिन पदार्थ और केंद्रिका दोनों क्या है, आपस में संबंधित रहते हैं, और जब कोशिका विभाजन की प्रक्रिया शुरू होती है तो क्रोमेटिन पदार्थ से क्या है, गुणसूत्रों का निर्माण होता है, और उस प्रोसेस में क्या है, जो केंद्रिका है वो सहयोग करती है, इसीलिए केंद्रिका का एक कार्य हो गया गुणसूत्र निर्माण में भी सहायक है ये। इसका अगला कार्य है राइबोसोम फैक्ट्री। तो केंद्रिका में हमने देखा कि जो केंद्रिका की परिधि होती है उस पर क्या है, बहुत सारे राइबोसोम्स पाए जाते हैं। तो क्योंकि केंद्रिका में क्या है, बहुत सारे राइबोसोम्स पाए जाते हैं, इसीलिए इसको हम राइबोसोमल फैक्ट्री भी बोलते हैं, क्योंकि ये राइबोसोम्स निर्माण का भी कार्य करती है। और इसका लास्ट कार्य है, ये कोशिका विभेदन में सहायता करती है, मतलब कि दो अलग अलग कोशिकाओं को पहचानने में सहायता करेगी, और कोशिका उपापचय का नियंत्रण करेगी, मतलब कि कोशिकाओं में जो भी क्रियाएं होगी, जो कोशिका उपापचय की क्रिया होगी उनका नियंत्रण करने में भी हेल्प करेगी। तो केंद्रिका के कौन कौन से कार्य हो गए, प्रोटीन संश्लेषण करेगी, कीटों में जब समसूत्री विभाजन होगा उसमें सहायता करेगी, उसके बाद गुणसूत्र क्रोमेटिन पदार्थ से गुणसूत्र निर्माण में, फिर राइबोसोमल फैक्ट्री क्योंकि इसमें बहुत सारे राइबोसोम्स पाए जाते हैं, और इसका लास्ट कार्य हो गया कोशिका विभेदन में और कोशिका उपापचय का नियंत्रण। तो आज आपका जो केंद्र का टॉपिक था वो पूरा हो गया। अब नेक्स्ट क्लास में हम कोई और कोशिकांग या फिर नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे, ठीक है।